G20 जन भागीदारी कार्यक्रम में सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्देशित G20 जन भागीदारी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों, विद्यालय के सभी सदस्यों के बीच में G20 जिसकी अध्यक्षता भारत पहली बार कर रहा है, उसके महत्व और इसके हमारी शैक्षणिक व्यवस्था के साथ जो संदर्भ है उसको मुखर करना, इसकी जागरूकता को बढ़ाना। तो सबसे पहले बात करते हैं G20 की। जैसा कि नाम से ही विदित है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, जिसमें 19 राष्ट्र और एक यूरोपियन संघ भी शामिल है। इस प्रकार G20 में कुल मिलाकर के 20 सदस्य हैं और इसका गठन हुआ था साल 1999 में 26 सितंबर के दिन। और भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि G20 में सिर्फ विकासशील राष्ट्र ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर के 8 विकसित देश भी शामिल हैं। और अगर मैं G20 की पृष्ठभूमि की बात करूं तो शुरुआत में ये वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था, किंतु 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया, जिसके कारण इस संगठन को एक शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया और इसे नाम दिया गया G20। और वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% इसका योगदान रहता है और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से भी अधिक योगदान रहता है। और ये पूरे विश्व की 2/3 आबादी G20 राष्ट्रों में समाहित होती है। G20 की अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और G20 में टोटल 2 समानांतर ट्रैक होते हैं। पहले ट्रैक का नाम है वित्त ट्रैक और दूसरे का नाम है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इस वित्त ट्रैक का संचालन करते हैं और शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं शेरपा। शेरपा का संदर्भ नेपाल में पाए जाने वाले एक ऐसे जन समुदाय से हैं जो पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण में मदद करते हैं, उन्हें उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनके सामान को ले जाने की भी मदद करते हैं। तो इसी प्रकार G20 के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका क्रियान्वयन, इसकी जिम्मेवारी जिन अधिकारियों पर होती है उन्हें शेरपा का नाम दिया गया है। और भारत देश में जो शेरपा अधिकारी की जो उत्तरदायित्व है ये मिला है अमिताभ कांत जी। पूर्व में ये नीति आयोग के CEO रहे हैं और अभी इन्हें शेरपा पद दिया गया है। तो अगर मैं G20 के लोगों की बात करूं तो इसका लोगो है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अब मैं बात करता हूं G20 में शामिल होने वाली अतिथि देशों की। इसमें इस बार कुल मिलाकर के 9 अतिथि देश G20 के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इसके वाशिंगटन DC में नवंबर 2008 में हुआ था। और इस बार की जो G20 का सम्मेलन हो रहा है ये G20 शिखर सम्मेलनों का 18वां संस्करण है और इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। G20 को मुख्यतः 5 समूहों में बांटा गया है और भारत जो है ग्रुप 2 में अपना स्थान रखता है, जिसमें भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की राष्ट्र शामिल हैं। अब भारत में आयोजित होने वाली G20 के शिखर सम्मेलन की विशेषता यह है कि इसमें अलग अलग जो विषय हैं, उनके जो कार्यस्थल हैं, उनका जो वेन्यू है, अलग अलग जगह निर्धारित किया गया है। और हम अध्यापक, विद्यार्थी वर्ग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है एजुकेशन का। तो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चेन्नई में आयोजित की गई। अब हम अपनी वार्ता के दूसरे चरण G20 और शिक्षा, इस विषय पर बात करते हैं। G20 में भारत की अध्यक्षता
एक बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उल्लेखनीय हमारे अचीवमेंट्स रही हैं उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके लागू होने के पश्चात विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने जो नए आयाम प्राप्त किए हैं और एक नई दिशा की ओर शिक्षा के कार्यक्रम को अग्रसर करने की पहल की है, इस विषय को, इस बात को दुनिया के सामने लाना सबसे बड़ी वरीयता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को मजबूत करना। साथ ही एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भारत की शैक्षणिक व्यवस्था का एक अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है और इसमें मल्टीलिंगुअलिटी को वरीयता दी गई है। विभिन्न भाषाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो, इस पर भी जोर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमारी यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अपनी मान्यता प्रदान की और साथ ही 1986 में ड्राफ्ट की गई एजुकेशन पॉलिसी के जगह इसने अपना स्थान ले लिया। एनईपी 2020 प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा के लिए एक हमें ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसमें वोकेशनल एजुकेशन को खूब वरीयता दी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एजुकेशन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अब इसमें 5+3+3+4 इस प्रकार के पैटर्न की व्यवस्था की गई है। मैं अगर फाउंडेशनल स्टेज की बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर के 5 वर्ष शामिल हैं, जिसमें पहले 3 वर्ष प्री स्कूल के अंतर्गत आते हैं और बाकी के 2 वर्ष जो हैं कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे इस वर्ग के अंदर आते हैं। तो प्री स्कूल में 4, 5 और 6 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं और इनको बाल वाटिका के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इनके लिए कोई भी यूनिफॉर्म कोड या कोई एग्जामिनेशन स्टेज पर नहीं है। कक्षा पहली और दूसरी के लिए भी कोई यूनिफॉर्म कोड और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पैटर्न की व्यवस्था नहीं है। आगे के जो 3 वर्ष का जो कार्यक्रम है उसको प्रिपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है। इसमें 9, 10 और 11 वर्ष के बच्चे इस के अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं तक की पढ़ाई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर आधारित की गई है। बाकी आगे के जो 3 वर्ष हैं उसको मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। इसमें कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें 12, 13 और 14 वर्ष के छात्रों का समावेश होता है और इसमें कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग की वरीयता दी गई है और करिकुलम में 10 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी सम्मिलित किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल स्किल मॉड्यूल के अंतर्गत सीबीएसई द्वारा आयोजित स्किल मॉड्यूल के अंतर्गत बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इसमें बच्चों को नए स्किल्स सीखने के ऑप्शंस मिल रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। ये एनईपी व्यवस्था की एक कड़ी है। चौथे चरण में आता है सेकेंडरी स्टेज। ये पूरे 4 साल में इसे रखा गया है। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र इसमें आते हैं और इसमें जो एज ग्रुप रहेगा 15 से 18 वर्ष के बीच में। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न सेमेस्टर सिस्टम रखे जाने की बात की गई है और इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बात की गई है। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर विशेष जो है वरीयता दी गई है। अब जो हमारी एग्ज़ाम्स हैं उसमें बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं। अब हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 मुख्य आयाम हैं। श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल या वाचन कौशल, पठन कौशल या रीडिंग स्किल एंड लेखन कौशल या राइटिंग स्किल।
तो कोई भी भाषा सीखना है तो इसके 4 जो मुख्य बिंदु हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रहती है। CBSE ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा ऐप DIKSHA दीक्षा ऐप लॉन्च की है, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को एडिशनल स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराने में ऑनलाइन माध्यम से। इस ऐप को अवश्य ही अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और जब भी आपको किसी विषय पर कुछ अधिक सामग्री की आवश्यकता हो या एक अल्टरनेटिव सामग्री की आवश्यकता हो तो आप इस ऐप के माध्यम से अपने कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो NEP में बच्चों के रुझान के हिसाब से उनको पढ़ाए जाने को वरीयता दी गई है, उनके लाइफ स्किल्स पर फोकस किए जाने की बात की गई है। एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग को बहुत ही अधिक जो है तवज्जो दी गई है। और मैं रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी की बात कर रहा था, तो इसमें राइटिंग स्किल्स के अंदर वर्णमाला का सही ज्ञान, रोज़ाना उसकी रीडिंग बच्चों को आप करवाइएगा। कठिन शब्दों को जब बच्चा रोज़मर्रा के जीवन में उसे उपयोग करेगा तो उसमें उस भाषा का, उन शब्दों का समावेश होगा, उसका विकास होगा। डिक्शनरी का प्रयोग करें, वर्णों का सही उच्चारण हो। इस विषय पर हर विद्यालय में इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। पूरा विद्यालय परिवार निश्चित रूप से इस बात की अपेक्षा रखता है और हम इस कार्य के लिए कटिबद्ध भी हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उनकी द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान मात्र किताबी ज्ञान न रह जाए, बल्कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स का भी विकास हो सके, ताकि वे जीवन में आने वाले नई चुनौतियों का पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके, अपना जीविकोपार्जन भी कर सके, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता में सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद।